हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी पे सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सीटेट के जो सीडीपी के प्रीवियस ईयर हैं उन सभी को मैंने सॉल्व करवा रही हूँ, जो आपके 2011 से लेकर 2024 तक अभी तक हुए हैं। तो वो सभी आपको पीवाईक्यूज़ मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सीडीपी को अच्छे से समझने के लिए वो वीडियोज़ भी देख लीजिए और इसको भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, देखिए अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग सभी अगर पीवाईक्यूज़ लगा लेते हैं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो 28 जुलाई 2013 को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया जो है, कह रहे हैं कि कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया, यानी कि संज्ञानात्मक यानी कि जो होती क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि वर्णन करना है, अंतर करना, पहचान करना, वर्गीकृत करना। तो कौन सी है? तो जो हमारी वर्गीकृत करना है वो क्या है? ये एक संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचना के लिए क्या होती है, प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में वर्गीकृत करना जो है वो क्या है, संज्ञानात्मक क्रिया में दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए क्या होती है, प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया जो है वो क्या है, एक ऐसी बौद्धिक क्रिया है। जो संज्ञानात्मक देखिए क्रिया है वो क्या है, बौद्धिक क्रिया है। ये हमारी क्या है, जो संज्ञानात्मक क्रिया, जिसे हम बौद्धिक क्रिया भी बोलते हैं, संज्ञानात्मक क्रिया भी बोलते हैं, जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो संज्ञानात्मक क्रिया में जो होता है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है या तो विचार करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो या फिर अपनी जैसी आँख है, नाक, कान, तो इनसे ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या फिर अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना आदि संज्ञानात्मक क्या है, तो यहाँ पे जो है वो सभी क्रियाएं हैं। निर्णय करना भी क्या है, आपकी क्या है, निर्णय करना। तो तुलना करना, तो ये सभी आपकी क्या है, संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पाठ्य पुस्तकालय जाता है। देखिए, अति लोलुप यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में वो जो है एक्टिव है। लोलुप पाठक है, वो अपने कोर्स की यानी कि जो भी उसकी मतलब क्लास की बुक्स हैं उनको पढ़ने के अतिरिक्त, यानी कि उनको पढ़ने के साथ साथ अलावा प्राय वो कहाँ जाता है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पर भी बुक्स पढ़ता है। अपनी क्लास की बुक्स के साथ साथ अदर क्लास की मतलब टॉपिक पर बुक्स पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भूषण अवकाश में अपने परिजनों परियोजना कार्य करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी लंच टाइम होता है उसमें भी वो अपना क्या करता है, परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए उसके शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, ना तो उसको टीचर्स बोलते हैं पढ़ने के लिए, और ना ही मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, ना ही वो उन्हें कभी भी ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। और वो वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता, और अगर देखा जाए तो वो सच में वो सीखने के लिए क्या है, आनंद ले रहा है। तो उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो उसे सर्वाधिक कहने के उसको किस रूप में रखा जाएगा, वो उसे हम कैसा मानेंगे, तो वो मतलब क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, यानी कि वो इंटरनली मोटिवेट है। मतलब उसे दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स नहीं कह रहे हैं कि तुम ये क्लास पास कर लो, मैं तुमको ऐसा करूँगा, तो वो इसके लिए नहीं पढ़ रहा है, बल्कि मतलब उसे किसी भी कोई भी ना ही लालच है, वो अपने खुद ही आंतरिक यानी कि इंटरनली वो कुछ ना कुछ अच्छा बनना चाहता है, इसलिए वो क्या है, आंतरिक रूप से मोटिवेट है और वो पढ़ने में आनंद लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 है। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए, यानी पूर्व प्राथमिक स्तर यानी कि जो भी हमारे जो प्राथमिक स्तर से पहले जो जैसे कि नर्सरी है, केजी है, उस स्तर पर कह रहे हैं, बच्चों पर खोज करने की, बच्चों को यानी कि सर्च करने की क्या दे दी जाए, रिसर्च करने की अनुमति दी जाए, तो वे क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, तब वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा का कारण होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो, तो हतोत्साहित किया जाता है, तो ऐसा कह रहे हैं तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा का कारण क्या है, तो जो भी अभिप्रेरणा है उसका कारण क्या कारण करते हैं, तो किसके कारण करते हैं, तो अपनी उपेक्षा को कम करने के कारण करते हैं। क्या करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के कारण करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 4 है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। जैसे कि अगर आप टीचर हैं सीडीपी के, मान लीजिए आप लोग ने कोई भी मान लीजिए डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को, एक तो मानव की जो बुद्धि है, ठीक है, जो भी उसका माइंड है और जो भी उसका डेवलपमेंट है, इसकी क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। इससे जो होता है, जब शिक्षक को बच्चे के विकास की और बुद्धि की समझ होगी, तो वो किसको योग्य बनाती है, तो वो किसी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो जब बच्चे टीचर को सीडीपी की नॉलेज होगी अच्छे से, तो वो क्या करेगा, विविध शिक्षार्थियों, अलग अलग बच्चों के शिक्षक के बारे में क्या होगा, स्पष्टता के योग्य बनाती है कि अलग अलग बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाएं और किस किस मेथड का, किस बच्चे के लिए किस मेथड का यूज़ करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा जो है कथन जो है वो हमारा सत्य है। खेलना, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक है। जैसे कि बच्चे जब खेलते हैं तो उससे उनका संज्ञानात्मक यानी कि जो भी माइंड भी ठीक होता है, और बच्चों में सामाजिक दक्षता, जब बच्चे जो होते हैं एक साथ खेलते हैं तो उसमें जो होता है बच्चे सहयोग भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, और क्या होता है उनकी भाषा का भी विकास होता है और उनमें सहयोग की भावना भी होती है। तो खेलना जो होता है उनके माइंड के लिए भी अच्छा है और सामाजिक दक्षता के लिए भी क्या है, सार्थक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें क्या कह रहे हैं कि आनुवंशिकता जो होता है, हेरिडिटी, ठीक है। देखिए एक होता है जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है, जैसे कि पिता की आँखें हैं जैसी, तो वैसी बच्चे की भी आँख हो सकती है, पिता के जैसे बाल हैं तो बच्चे के भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये हेरिडिटी का क्या होता है, एक गुण होता है, तो बच्चे में जो सभी बच्चों में आता है। और कह रहे हैं कि वातावरण की भूमिका, जो भी इन्वायरमेंट का भी आता है गुण, जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, जैसा इन्वायरमेंट होगा, एक अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चा बुरे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसका कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हेरिडिटी और अब वातावरण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है तो सत्य है। तो कौन सा सत्य है कथन है, तो यहाँ पे जो सत्य कथन है वो ये है, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, समवयस्कों और पैतृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान जो होता है, वो कह रहे हैं क्या कहते हैं, योगदान योगात्मक नहीं होता है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका रहती है, क्योंकि बच्चे के विकास में बच्चे का आनुवांशिक गुण तथा उसके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, सामाजिकरण। देखिए ये टॉपिक है आपका, सोशलाइजेशन क्या है। देखिए तो सामाजिकरण क्या है, तो सामाजिकरण जो है वो क्या है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, जैसा समाज है तो वहाँ पर बच्चे को क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना क्या है, एक सामाजिकरण होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही क्या है, एक सामाजिकरण होता है। जैसा समाज है, जैसा जहाँ पे माहौल है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, उसको वहीं पर उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपना सामाजिकरण करेंगे। सामाजिकरण क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए जैसा आप लोग के दादा दादी या फिर माता पिता करते चले आए, ठीक, आप लोग क्या करते हैं वही आप लोग करते हैं कि मेरे दादा ऐसा करते हैं, मेरी नानी घर ऐसा होता है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पीटी खेल शिक्षक यानी कि पीटी यानी कि खेल शिक्षक जो है, टीचर हैं, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण को सुधारना चाहता है। तो अपने बच्चों के क्षेत्र रक्षण को क्या करता है, सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी। तो कौन सी युक्ति होगी, सर्वाधिक सहायक होगी, तो कौन सी होगी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक, या क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें तो हम उनको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है। एक टीचर जो है अपने बच्चों की मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वो विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। वो चाहती है कि वाद विवाद हो, यहाँ पे क्या हो, ग्रुप डिस्कशन हो, वाद विवाद हो, बच्चे क्या करें, डिबेट करें, यहाँ पे वाद विवाद करें, ठीक है, अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के
परिप्रेक्ष्य यहाँ पे जो वाइगॉस्की, देखिए वाइगॉस्की से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको पियाजे हैं, वाइगॉस्की हैं और आपका अगर कोहलबर्ग है और चोम्स्की, इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पे वाइगॉस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को करेंगे, विकसित कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो वाइगॉस्की ने बताया था वो क्या बताया था, आत्मसात। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, आत्मसातकरण। वाइगॉस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, आत्मसातन कहलाती है। इसके अनुसार जो बच्चा होता है कई नए अनुभव करता है। बच्चा क्या होता है, नए नए अनुभवों को अनुभव होता है और वो अपने पूर्व अनुभवों से उसे संबंधित करता है। यानी कि जो पूर्व अनुभव यानी कि प्रीवियस जो भी अनुभव होते हैं उनको क्या करता है, नए अनुभवों से जोड़ता है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी आत्मसात कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है जब उसे दाल और चावल दिया जाता है। ठीक है, सीता एक लड़की है, उसने क्या है, हाथ से क्या करना है, दाल चावल, जैसे कि दाल चावल खाना सीख लिया है। जब भी उसे दाल चावल दिया जाता है तो वो क्या करती है, हाथ से दाल चावल हाथ से दाल को मिलाकर चावल खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा यानी कि उसके जो माइंड में दाल चावल खाने को क्या कर लिया है, तो उसने जो अपने दाल चावल खाने को जो कर लिया है वो क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। तो देखिए आप लोगों ने देखा हो, जैसे कि हम लोग डॉगी को खाना देते हैं तो वो क्या करने लगता है, खाने लगता है। तो वो क्या होता है, एक उसके माइंड में जो होता है वो फीड हो जाता है। तो स्कीमा क्या है, तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे, जो यहाँ पे स्कीमा पूछा है तो स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना है। तो यहाँ पे एक उसके अंदर मानसिक यानी कि मेंटल एक स्ट्रक्चर है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्यात करने हेतु विद्यमान रहती है। ये स्कीमा 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण होता है और दूसरा जटिल साधारण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग के एग्ज़ाम सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर जैसे ही आप लोगों को शीट मिलेगी, जो भी ओएमआर शीट मिलेगी, तो आप लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो वहाँ पर भी आपके अंदर क्या करेगा, एक स्कीमा काम करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे ही आपको मिलती है तो वो क्या करते हैं, आप लोग उसको शीट को फिल करते हैं। जो भी एग्ज़ाम होगा जैसे ही आपका टाइमिंग शुरू होगी तो आप लोग पेपर करने लगेंगे। तो ये क्या है, आपके अंदर पहले से ही माइंड में स्कीमा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तीर्थतंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। तीर्थतंत्र, तो देखिए स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का तीर्थतंत्र यानी कि इन्होंने बताई थी बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो कह रहे हैं कि इसमें से एक कौन सा है जो गलत है, जो नहीं है। देखिए संदर्भगत बुद्धि बताई थी, अवयव भूत भी बताई थी और आनुभाविक भी बताई थी। तो कौन सी है, सामाजिक बुद्धि के बारे में नहीं बताया। तो इसके अलावा बाकी सभी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने बताया था बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है, 7 प्रकार की, कहीं पे बताया 8 प्रकार। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक जो हार्वर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया था, बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है 7 से 8 प्रकार की होती है, लेकिन इन्होंने बताया था कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो बताया बुद्धि 8 प्रकार की होती है। तो कई प्रकार की बुद्धि इन्होंने के अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, यानी कि एक दूसरे से टच नहीं होती, मिलती नहीं, बल्कि अलग अलग रहकर कार्य करती है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है तो उसमें जो होती है अलग बुद्धि होती है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसान होता है, तो अलग अलग बुद्धि होती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है, तो यहाँ पर देता है, किस पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 है, था फा चा, ये क्या है। तो देखिए था फा चा जो ध्वनियाँ हैं ये क्या है, तो ये आपकी जो है हिंदी स्वनिम में 2 स्तर होते हैं, कंठ तथा अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है, तो यहाँ पे स्वनिम है, ये हमारी क्या है, था पा चा जो ध्वनियाँ हैं वो क्या है, स्वनिम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता। देखिए हमें जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है, क्योंकि हमारे लिए गर्ल्स भी, आपके बच्चे आपकी कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों को सेम समझना होगा। अगर चाहते हैं कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक शिक्षक को करना चाहिए कि लड़के और लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना है, यानी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, तो उनसे हम सभी से एक काम कराना चाहिए, हमें दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। देखिए विद्यालय जो भी स्कूल होते हैं उनको किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, यानी कि अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं सभी। देखिए जैसे कि आपकी 5 फिंगर्स हैं बराबर नहीं है, ठीक इसी तरीके से व्यक्ति होते हैं वो सभी बराबर नहीं होते हैं। तो हमें उनकी विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो किससे पूरा करना चाहिए, तो विभिन्नताओं को जो पूरा करना चाहिए ये समझने के लिए क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या फिर अयोग्य है। तो ये समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा सीखने के योग्य है या फिर कौन सा बच्चा सीखने के अयोग्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 16 है। यहाँ पे दे रखा है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। देखिए शिक्षार्थियों में यानी कि बच्चों में, बच्चे सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको संबोधित करने के लिए एक विद्यालय यहाँ पे जो है स्कूल किस प्रकार का मतलब हेल्प करवा सकता है, सहयोग अपना कोऑपरेट कर सकता है। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है उसका पालन करेंगे और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराने। ये नहीं है कि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को एक ही मेथड से हम क्या कर दें, पढ़ा दें, तो नहीं। तो अलग अलग बच्चों को क्या करेंगे, उनके पढ़ाने के मेथड भी अलग अलग यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या है सीखने के अनेक अवसर देंगे। जैसे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में CCE। तो CCE जो है वो किस पर बल देता है, तो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है वो जो हमारा बल देता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आंकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें जो होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बल देता है वो किस पर देता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर क्या देता है, बल देता है। तो जब हम क्या करते हैं CCE, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आंकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। देखिए देखिए जो CCE होता है इसमें बच्चे का, जैसे कि मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, ठीक है आपको, फिर उसके बाद हमने क्या किया, आपका टेस्ट ले लिया, तो हम कंटिन्यू आपको पढ़ाते जा रहे हैं और आपका क्या करते जा रहे हैं, मूल्यांकन भी करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक निरंतर चलने वाली, लगातार कंटिन्यू चलने वाला क्या है, एक प्रोसेस है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों को सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। मान लीजिए कि मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया और उसी टाइम मैंने आपसे, ये 30 क्वेश्चन है, इसी 30 क्वेश्चन में से फिर से मैंने क्वेश्चन दे दिए आपको और क्वेश्चन से के आंसर पूछ लिए। तो वहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाते जा रहे हैं और आपका क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मूल्यांकन भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आपकी कठिनाइयों के बारे में भी पता चल रहा है और जो भी आपकी प्रगति कि अगर कोई किसी बच्चे ने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ठीक है। कोई बच्चा नहीं समझ में आ पाया तो उसने नहीं दिया तो हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे को नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे इसको कहाँ पर कठिनाई हो रही है। तो ये हमारा क्या क्या होता है, CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय आधारित आंकलन। देखिए विद्यालय आधारित आंकलन, जैसे कि जो आपके स्कूल में जो आंकलन होता है, असेसमेंट होता है, तो विद्यालय आधारित आंकलन जो होता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद मिलती है। परिचित वातावरण में देखिए आप विद्यालय आधारित आंकलन, जैसे कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपके स्कूल में ही हो रहे हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहीं पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, क्योंकि आपके टीचर वहीं पे, आपके टीचर भी हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, अदर कहीं एग्ज़ाम देंगे या फिर कोई बाहर से आ जाएगा अगर, तो वो आपका तो नहीं जानता, ना तो आपका नेम जानता, ना आपके बारे में जानता है। लेकिन जो स्कूल के टीचर होते हैं, आपके खुद के टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सीखने की तत्परता। जैसे कि आप लोग क्या होते हैं, कभी कभी जैसे कि आप लोग टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग चाहते हैं मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप लोग सीखने के लिए तत्पर हैं। अगर आप लोग सीखने के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे, तभी क्या होगा, आप लोग सीख पाएंगे। तो सीखने की तत्परता डैश योग की ओर संकेत करती है। मतलब अगर आप लोग सीखने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो इससे क्या होगा, सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है कि मतलब बच्चा सीखने जा रहा है और वो सीखेगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो यहाँ पे करेंगे एक टीचर है और उसके जो बच्चे हैं वहाँ पर क्या है शारीरिक विकलांगता, कोई फिजिकल यानी कि हैंडीकैप बच्चे हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उचित होगा। तो क्या करना सबसे उचित होगा, तो यहाँ पे क्या है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। बच्चे जो हैं मतलब चल नहीं पा रहे हैं या फिर कोई हाथ से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर ही कुछ एक्टिविटी कराकर उनकी गतिविधि करा सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित यहाँ पे कह रहे हैं कि अतिरिक्त, तो यहाँ पे एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। कह रहे हैं कि डैश के अतिरिक्त, ठीक है, एक के अलावा बाकी सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण, तो यहाँ पे कह रहे हैं सांस्कृतिक कारण। तो जो सांस्कृतिक कारण के अतिरिक्त जो है बाकी सभी के कारण बच्चों में अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग में जो है डिसेबिलिटी क्या होती है वो उत्पन्न हो सकती है। तो संवेगात्मक विघटन से सेरेबल डिस्फंक्शन से और व्यवहारगत विचलन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 22। एक समावेशी विद्यालय, देखिए समावेशी विद्यालय क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि समावेशी क्या है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, तो इसमें जो होते हैं सभी बच्चों को, चाहे हैंडीकैप हो चाहे किसी भी कोई भी बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी हो, तो उन सभी बच्चों को एक ही छत के साथ सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, किसी से भेदभाव भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे समावेशी विद्यालय में क्या होता है, तो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, मतलब शिक्षार्थी में कोई कमी है या नहीं है तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। हम वहाँ पर शिक्षार्थी पर नहीं देते हैं ध्यान, बल्कि शिक्षार्थी के जो भी लर्निंग है उस पर ध्यान देते हैं, किसमें, समावेशी कक्षा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक समावेशी विद्यालय, देखिए एक समावेशी जो विद्यालय है, तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 23 रह गया है आपका। तो 24 क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिभाशीलता किसके कारण होती है। तो प्रतिभाशीलता जो होती है वो किसके कारण होती है, बच्चे में प्रतिभाशीलता जो होगी आनुवांशिक रचना के कारण भी होगी, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण होगी। तो किसके कारण होगी, बी और सी दोनों के कारण होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो बच्चों में सीखने और सुनने यानी कि बच्चे सीखते हैं यानी कि लर्निंग करते हैं, सुनने यानी कि लिसनिंग के लिए अधिगम योग्य यानी कि लर्निंग एबिलिटी जो है उसके लिए अधिगम योग्य यानी कि हम ऐसा वातावरण इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पर बच्चे सीखें भी और सुने भी। तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा, हम चाहते हैं कि अधिगम योग्य वातावरण यानी कि लर्निंग के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पे बच्चे सीखें भी और सुने भी चीज़ों को। तो कैसे बना सकते हैं, तो शिक्षार्थियों को ये छूट देना कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे कैसे सीखना है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो क्या हो जाएगा, एक अधिगम योग्य हमारा इन्वायरमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से गतिक कौशलों में अधिगम योग्यता डैश कहलाती है। देखिए गतिक कौशलों में, जो गतिक कौशल होते हैं उनमें अधिगम योग्यता, गतिक कौशल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो ये जो होता है डिस्प्रैक्सिया क्या है, ये एक विकार है, इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आपके तरफ कोई बॉल फेंकी गई है, ठीक है, तो उसको जो है आप नहीं कैच कर पाए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉल है और बॉल को आपकी तरफ, यहाँ पे आपका हाथ है, आपको कोई तरफ फेंकी गई तो आप उसे नहीं कैच कर पाए। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, मान लें कोई भी जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें आप लोग अधिगम निर्योग्यता आप में है, तो वो क्या कहलाती है आपकी, कहलाती है डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। मान लीजिए कि गेंद है उसको आप पकड़ नहीं पाते, जबकि डिस्फेजिया में भाषा विकार होता है। डिस्फेजिया में, ये डिस्फेजिया है, इसमें जो होता है भाषा विकार होता है, बच्चा मतलब भाषा को बोल नहीं पाता है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है, और डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित होती है। जैसे चीज़ें लिखी भी हैं तो उन्हें नहीं पढ़ पा रहे, यहाँ पर बच्चा बोल नहीं पा रहा ठीक से। और डिसकैलकुलिया यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर पाए। और डिस्प्रैक्सिया मतलब किसी चीज़ को क्या होता है, मतलब कोई गति मूवमेंट वाली चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें नहीं पकड़ पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्रैक्सिया कहलाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे करें कि अधिगम निर्योगता, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, अधिगम निर्योगता क्या होती है? तो ये एक चर अवस्था है। तो अधिगम निर्योगता क्या है? आपकी एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योगता एक चर अवस्था है और इसका इलाज तो नहीं हो सकता है, किंतु यहाँ पर उपचारात्मक अध्यापन विधि के उपयोग से बहुत लाभ होता है। तो अधिगम निर्योगता से तात्पर्य उन विकारों के समूह से जिसके कारण किसी व्यक्ति में, अधिगम निर्योगता क्या होती है? तो अधिगम में यानी कि बच्चे में जो लर्निंग की एबिलिटी है वो नहीं, जैसे सीखने में निर्योगता हो सकती है, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, तर्क करने में, गणित के प्रश्नों को हल करने में आदि जो कठिनाइयाँ आती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो हमारी कहलाती हैं अधिगम निर्योगता कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया के बाकी चरण हैं और एक इसमें से कौन सा चरण नहीं है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परिणामों की आशा करना। देखिए, परिणामों की आशा करना जो है वो जो है उसको छोड़कर बाकी सभी क्या है, ये जो है जैसे कि समस्या की पहचान करना। सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्ति को खोजना। तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये जो है वो हमारी समस्या समाधान के प्रक्रिया के चरण हैं। और परिणामों की आशा करना जो है, ये हमें परिणामों की आशा करना जो है वो क्या है, हमारा समस्या समाधान का चरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शिक्षक को तो डैश, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो एक टीचर को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो भी अपने थॉट्स हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बच्चा है, अपने अनुभव या फिर एक्सपीरियंस बता रहा है, तो वहाँ पे टीचर को उसको बीच में बोलकर उसे ठीक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। यहाँ पे एक सीमा, एक लड़की है जो चाहती है कि वो जो परीक्षा देने जा रही है तो उसमें क्या प्राप्त करे? ए ग्रेड प्राप्त करे। इसके लिए वो क्या कर चाहती है? इच्छा रखती है। जब वो परीक्षा भवन में दाखिल होती है, लेकिन जब क्या होता है, जब वो एग्ज़ाम देने जाती है तो जैसे ही वो क्लास में जाती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है और जो भी उसका एग्ज़ाम है वो शुरू होता है, तो वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की जो धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है और वो उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो देखिए, इसका मुख्य कारण देखिए, वो तो चाहती थी कि मतलब वो अच्छा करे, ए ग्रेड प्राप्त करे, लेकिन क्या है, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये क्या क्यों हुआ? तो ये इसलिए हो सकता है, शायद वो अकस्मा यानी कि इमरजेंसी के कारण बहुत ही संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। जैसे कि जो भी इतनी चीज़ें उसके साथ हुई तो उसका सामना नहीं कर पाई, इसलिए वो ज़्यादा से नर्वस हो गई। तो सीमा भावात्मक कारण यानी कि अकस्मा यानी कि संवेगात्मक आवाज़ तथा परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकी। तो इसके कारण परीक्षा प्रारंभ होते ही वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो ये कारण हो सकता है, शायद ये जैसे कि इमरजेंसी के कारण, जैसे कि जो हुआ वो एकदम से जो हुआ तो उसके कारण ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।